हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के क्लेम्स के बारे में। आजकल बहुत सारी क्लिनिक्स हैं जो कि 100% रिजल्ट्स क्लेम करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आई एम डॉक्टर रंजन उपाध्याय एंड हियर अगेन एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ डेस्मोडम स्किन एंड लेजर क्लिनिक, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। आइए दोस्तों फिर डिस्कस करते हैं। तो आजकल आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट के एड्स आ रहे हैं और सभी लोग ऑलमोस्ट 100% क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग पूरा 100% रिजल्ट देंगे और आपका पूरा सर जो है वो बालों से भर जाएगा। पर दोस्तों इसके पहले कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि इन क्लेम्स की कितनी सच्चाई है और हम लोग कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें क्या सच है और क्या फसाना है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हम लोग 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लाइक ग्रेड 6 या ग्रेड 7 हेयर लॉस, यानी कि हेयर लॉस जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरा स्कैल्प ही ऑलमोस्ट बॉल्ड हो गया है इंक्लूडिंग वर्टेक्स एरिया तक। अगर इतना बड़ा आपका बॉल्डिंग एरिया है तो आप नेचुरल हेयर डेंसिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ों पे ऑब्वियसली फैक्टर डिपेंड करता है। नंबर 1 कितना सिवियर हेयर लॉस है, नंबर 2 कितना आपका डोनर एरिया है। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है और आपका डोनर एरिया बैक पोर्शन में बहुत कम है तो आपको ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका पूरा स्कैल्प हाई डेंसिटी से भर जाएगा। आइडियली कुछ केसेस में हम लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअली हर पेशेंट का रिजल्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में, आपका डोनर एरिया कम है और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम लोग सिर्फ आगे की स्ट्रिप में अच्छी डेंसिटी देके पीछे थोड़े बहुत बाल लगा के भी काफ़ी लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज इस केस में हाई डेंसिटी ग्राफ्ट देना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप बियर्ड एरिया या चेस्ट एरिया से भी बाल लेते हैं तो भी आप पूरा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्कैल्प का डोनर एरिया कम है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि बियर्ड एरिया और चेस्ट एरिया आर नॉट द प्राइमरी डोनर एरियाज। वो प्राइमरी डोनर एरियाज नहीं होते, दे आर मेनली फॉर द फिलिंग अप ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ द हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम द डोनर एरिया। सो वो डोनर एरिया के बालों की ग्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए होते हैं। वो एक मेजर सोर्स नहीं होते एज अ डोनर फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कितने सिवियरिटी है हेयर लॉस का, उसके बाद ही हम कुछ रियलिस्टिक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, हमें रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इसके लिए कि हमें कितना एक्सपेक्ट करना है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अच्छे से जाके मिलिए, कंसल्टेशन अपनी लीजिए डॉक्टर से, ट्रेन डॉक्टर से, और डिस्कस करिए कि इंडिविजुअली आपके स्पेसिफिक हेयर लॉस के लिए कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी ओवर क्लेम्स में मत जाइए, बिकॉज एक और चीज़ ये होती है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जनरली दे ग्रो वेरी वेल, बट कई फैक्टर्स होते हैं। कई बार अगर सर्जरी ठीक से नहीं हो या आफ्टर केयर आप ठीक से नहीं कर पाए तो ग्राफ्ट कई बार ड्राई भी हो जाते हैं, कुछ एरियाज में स्कार भी हो जाता है, और कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 10 या 20% बाल झड़ भी सकते हैं जब आप वॉशिंग कर रहे हैं या उनको क्लेंजिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से पहले 1-2 बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर की ही एडवाइस, उनके सुपरविजन के अंडर ही उनको क्लेंजिंग कराएं और उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलोअप करें। और बाकी तो आफ्टर केयर के इंस्ट्रक्शंस आपको सारे दिए ही जाते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या कुछ करना है, कैसे केयर करनी है, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, बहुत रिगरस एक्सरसाइजेज और वर्किंग एंड स्वेटिंग, वो सब चीज़ें जो भी अवॉइड करनी होती है वो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। मेरी एडवाइस बस आपको ये है कि सिर्फ क्लेम्स पे या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे मत जाइए। डू योर रिसर्च, नो मोर अबाउट योर डॉक्टर, नो अबाउट हिज क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, उनके बारे में ऑनलाइन पढ़िए, जाके मिलिए, डिस्कस करिए, उनसे पूछिए कितने ग्राफ्ट लगेंगे, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके पुराने जो उनके पेशेंट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ देखिए, डिस्कस करिए, एंड देन यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि आप हर रोज़ करा पाएंगे। कई बार हमारे पास केसेस भी आते हैं जो कि कुछ बॉस्ड अप केसेस रहते हैं जिनके कुछ डिफरेंट एंगल्स में हेयर ग्राफ्ट हो जाता है या फिर कुछ कम ग्राफ्ट लगते हैं। तो डू योर प्रॉपर रिसर्च और उसके बाद ही आप ये प्रॉपर डिसीजन ले लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट का। तो दोस्तों कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या किसी और के बाल लगा सकते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट में, कि मेरे भाई के बाल बहुत हैं, उनके बाल लेके मेरे सर पे लगा दीजिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, सिर्फ आप ही के अपने बाल ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट होते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, बिकॉज किसी दूसरे के बाल आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है।
तो बिकॉज कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आप अपनी बॉडी में अगर किसी और का लगाते हैं, देन बॉडी उसको फ़ौरन समझती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होने का चांसेस रहता है। कई बार एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें कि कुछ आर्टिफिशियल कुछ बाल लगाने की भी कुछ लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होने के चांसेस थे और इन्फेक्शंस होते थे, एंड इवेंचुअली वो बाल भी लोगों को निकालने पड़े। सो किसी और के बाल आप नहीं लगा सकते, सिर्फ आप ही के बॉडी के बाल ही सबसे सुरक्षित हैं आपके बालों का रिजल्ट देने के लिए। तो दोस्तों कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट लॉन्ग लास्टिंग है, क्या वो लंबा रहने वाला है, या फिर मुझे हर 2-2 साल में हेयर ट्रांसप्लांट कराते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डोनर एरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपने सही तरीके से, सही जगह से, सही डोनर एरिया लेके कराया है तो आपके बाल कम से कम 15-20 साल से पहले कहीं नहीं जाने वाले, मे बी लॉन्गर देन दैट। सो ये सारा कंसेप्ट डिपेंड करता है डोनर एरिया कि सर्जन आपके बाल कहाँ से ले रहा है। सो आप देखेंगे कि आपके बालों में जनरली लोगों के बाल, जैसे आपने देखा लोगों के बाल झड़ते हैं, बाल सर से झड़ते झड़ते पीछे की तरफ एक स्ट्रिप ऑफ हेयर रह जाता है। सो दैट वी कॉल एज द परमानेंट एरिया एंड द परमानेंट डोनर एरिया। सो दैट इज अ परमानेंट जोन। तो अगर बाल उस एरिया से निकाल के लगाए जाते हैं तो वो बाल ऑलमोस्ट परमानेंट ही होते हैं। तो एक बार अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया परमानेंट जोन से निकलवा के, तो वो बाल फिर आपके लंबे ही चलने वाले हैं, वो बाल फिर आपके नहीं झड़ेंगे, भले ही आप कुछ ट्रीटमेंट लें चाहे नहीं लें। बट हाँ, उनकी इनिशियल 1-2 महीने प्रॉपर केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडियली अगर 6 मंथ्स तक आप ट्रीटमेंट फॉलो करें, कुछ लोशंस और टैबलेट्स जो दी जाती हैं, वाइटामिन, तो फिर आपके बाल एक बार अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथन हो गए, देन दे आर देयर टू स्टे। तो वो आपके निकलने वाला नहीं, वो नॉर्मल बालों की तरह ग्रो करेंगे, आपको हेयर कटिंग करानी होगी एंड दे विल ग्रो लाइक नॉर्मल हेयर। सो दोस्तों कई बार लोग पूछते हैं कि क्या कोई भी इंसान हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? तो इसका जवाब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसिडर करने होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। नंबर 1 कि आपका डोनर एरिया एडिक्वेट है। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है और आपका रेसिपिएंट एरिया जहाँ पे आपका हेयर लॉस है वो थोड़ा कम है, तो आपका काफ़ी अच्छा डेंसिटी से हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर आपका गंजापन बहुत ज़्यादा है और आपके पीछे बाल डोनर एरिया बहुत कम है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फुल कवरेज, आपको थोड़ा सा ही डेंसिटी दी जा सकती है आगे की तरफ, अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो। अगर आप बॉल्ड लुक पे कंफर्टेबल हैं तो कई बार लोग वो भी करा लेते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ तो नहीं है। तो डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव का भी हम लोग ट्रीटमेंट काफ़ी करते हैं, या कुछ लोग ब्लड थिनर्स पे होते हैं वो भी रोक के, बट प्रोवाइडेड तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसमें प्री मेडिकेशन एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो सब कराने के बाद उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और हेयर लॉस की टेक्निक होते हैं, जैसे कि स्कारिंग एलोपेशिया होता है जिसमें कि स्कार्स हो जाते हैं, लाइकेन प्लेनोपाइलरिस होता है कुछ कंडीशन, स्यूडोपेलार्ड ऑफ ब्रोक टाइप जिसमें अपीयरेंस होती है, या फिर एलोपेशिया एरियाटा होता है अगर वो एक्टिव है। तो कुछ एक्टिव हेयर लॉस डिसऑर्डर्स में भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, या फिर अगर कुछ स्कार टिश्यू है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बट ये काउंसलिंग के बाद कई बार उसमें ग्रोथ आती है, कई बार नहीं आती है। तो स्कार एरिया में भी थोड़ा लिमिटेड रिजल्ट रहता है। सो इंडिविजुअली आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, आपके लिए कितना कारगर रहेगा, आप कितने बाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको इंडिविजुअली अगर आप कंसल्टेशन फिक्सअप कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपको प्रिसाइसली जवाब देने के लिए। तो दोस्तों कई बार हमारे पास टोटली बॉल्ड मैन आते हैं, टोटली बॉल्ड एज इन लाइक ग्रेड 6 या 7, जिनका ऑलमोस्ट स्कैल्प पूरा ही खाली हो गया है, और वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। सो आइडियली स्पीकिंग तो उसमें हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस जाननी होती है। अगर वो ये सोचते हैं, वैसे इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, अगर वो ये सोचते हैं कि पूरा स्कैल्प मेरा भर जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर वो चाहते हैं ये चीज़, तो फिर उनको आइडियली बेस्ट यही रहता है कि उनको बात समझाई जाए, और फिर हेयर ट्रांसप्लांट आइडियली ऐसे केसेस में नहीं करना चाहिए, अगर वो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, कुछ केसेस अभी ऐसे भी थे कि हमारे पास 27-28 ईयर का एक लड़के आए, उनके बहुत ज़्यादा बॉल्डिंग थी और उनका डोनर एरिया बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, पर उनके ठीक ठाक बाल थे। तो वो अनमैरिड थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे ग्राफ्ट कराने, पूरा नहीं भी भरेगा तो आगे डेंसिटी अच्छी करके पीछे थोड़े थोड़े कर सकते हैं। तो उनके फिर हमने हेयर ग्राफ्टिंग कर दी, जिसकी फ़ोटोज़ मैं आपको अभी दिखा दूँगा इफ़ यू वांट। तो उनका हम लोगों ने ग्राफ्टिंग कर दिया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके, जैसे मैंने बताया, डोनर एरिया कितना है, रेसिपिएंट एरिया कितना है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करके हम लोग इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि किसका हेयर ट्रांसप्लांट करना है, किसका नहीं करना है,
इसका कितने बाल लग सकते हैं, एंड देन फाइनली इट्स योर कॉल। तो आपको डिसीजन लेना होता है इवेंचुअली कि आपको कराना है कि नहीं कराना है। तो एक कॉमन काफ़ी लोग, जो कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट से कहीं ब्रेन की नर्व्स डैमेज तो नहीं हो जाएंगी। सो दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये एक 100% मिथ है। ब्रेन की कोई चांस ही नहीं है कि ब्रेन में कोई भी किसी भी तरह की नर्व का डैमेज होना, बिकॉज हमारे यहाँ हमारे स्कैल्प में एक लेयर होती है पूरी स्किन की। स्किन के नीचे फिर एक मसल की लेयर होती है, फिर एक फैट की लेयर होती है, उसके बाद एक बहुत ही मोटी बोन की लेयर होती है, उसके नीचे CSF फ्लूइड होता है, उसके नीचे ब्रेन होता है। तो इतनी डीप कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कोई भी नहीं जाता। आपको हेयर ट्रांसप्लांट होता है सिर्फ सुपरफिशियल, सिर्फ स्किन के नीचे। कई बार हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और लोकल कई बार सलाइन भी इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है स्किन के नीचे। तो योर ब्रेन इज़ टोटली सेफ। कोई गलत करना भी चाहे तो होपफुली कोई किसी ऐसे करना नहीं चाहिए, पर अगर आप प्रॉपर ट्रेंड तरीके से सही जगह से ट्रीटमेंट कराते हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर से, तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बट वर्ल्ड ओवर आइडियली आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग कि कोई आपको ब्रेन वेन का कुछ डैमेज होता है, क्योंकि ये सुपरफिशियल, खास करके FUE टेक्निक तो बहुत ही लेस इन्वेजिव हो गई। सुपरफिशियली सिर्फ एक बाल पंच आउट करके आगे लगा दिए जाते हैं। तो कोई परमानेंट डैमेज होना या कुछ ज़्यादा डैमेज होना इज़ टोटली नॉट पॉसिबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। और अगर आप इसके बारे में कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं या फिर यू कैन ईमेल द क्वेश्चंस टू मी। मैं आपको ईमेल पे भी जवाब दे दूंगा और यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर क्वेरीज। थैंक यू।